हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल। हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है ये, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हमारा हो जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और बहुत ज्यादा जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में बेसिकली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमारे सिलेबस में बचा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक तो डेजिग्नेटेड चैप्टर 4 पूरा का पूरा है। इसके अलावा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो और भी बहुत सारी जगह सॉल्व होगी, तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें चैप्टर कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल जो है बेटा, ये दो टर्म से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज पॉली, पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, एंड नॉमियल मीन्स टर्म्स, नॉमियल मीन्स टर्म्स। तो पॉलिनोमियल क्या हुआ? अ मैथमेटिकल एंटिटी जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, विच हैज मैनी टर्म्स। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल बेटा एक ऐसी चीज हुई जिसमें बहुत सारी टर्म्स हैं। अब इससे पहले 9th क्लास में या उससे पहले हमने पॉलिनोमियल्स को बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, ये हमने क्लासिफाई किया था इससे पहले। जैसे कि अगर मैं सिर्फ 7x लिख रहा हूँ, ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होगा। अगर मैं 7x प्लस y लिख रहा हूँ, ये 7xy लिख रहा हूँ, ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल होगा, है ना। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, हमने पहले इसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसके अलावा हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, की उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग वन टर्म वाले को हम मोनोमियल बोलते थे, जैसे कि 8 क्या होगा? मोनोमियल होगा। ठीक है, जिसमें 2 टर्म है, जैसे 8 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा। 3 टर्म वाले को 8 प्लस एक्स प्लस 3y, इसको हम बोलते थे ट्राइनोमियल। 3 टर्म वाले को हम ट्राइनोमियल बोलते थे। अगर 4 टर्म्स हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते थे, मतलब 4 से ज्यादा या 4 वाले टर्म्स को हम पॉलिनोमियल्स बोलते थे। ठीक है, तो ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी 9th क्लास में। हमने क्लासिफिकेशन जो पढ़ी दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने क्लासिफिकेशन लास्ट ईयर पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा था 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब एक जो है, जैसे एक जो है वो 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके साथ जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 0। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 0 है। क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है तो उसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे, है ना। इसके अलावा हमने 1 डिग्री पढ़ा था। 1 डिग्री पॉलिनोमियल का जो दूसरा नाम था दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। 1 डिग्री पॉलिनोमियल का दूसरा नाम क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये होगा जैसे 7x या फिर 4x या 3y। वेरिएबल कुछ भी हो, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम पावर है दैट शुड बी 1 होनी है। ठीक है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होनी चाहिए। इसके बाद हमने जो सेकेंड इक्वेशन पढ़ा दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सॉरी, सेकेंड जो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें जो डिग्री होगी, इसकी डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। मीन्स एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ऐसी टर्म्स आने लग जाएंगी, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4। जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो मैक्सिमम पावर है अगर वो 2 होगी तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके अलावा बेटा, अगर मैक्सिमम पावर जो है वो 3 होगी, अगर किसी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 होगी तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये भी लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, ये भी लास्ट ईयर हमने पढ़ा था। एक और होता है बेटा हमारा बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक जो अब सिलेबस से कट चुका है बट आपको पता होना चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है? 4। इसलिए ऐसे देखने को मिलेगा x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा इसमें, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये तो बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। ये क्या हो गए? हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब बेटा हम डिग्री के ऊपर इतना ज्यादा एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर वी स्टडीइंग पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री? डिग्री का महत्व क्या है? व्हाई आर वी स्टडीइंग इट, है ना। तो बेटा डिग्री जो है, डिग्री जो है, जो डिग्री है वो हमें ये बताती है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। जितनी डिग्री, जितनी हाईएस्ट पावर, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन
उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब उतने नंबर ऑफ जीरोस या फिर उतने नंबर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको रूट्स बोल देंगे, ठीक है। या फिर वैल्यूज ऑफ एक्स कितनी होंगी, वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल है उसकी कितनी वैल्यूज होंगी, ये हमें किससे पता चलेगा, डिग्री से, ठीक है। अगर हमारी डिग्री 1 है तो यहां पर जो एक्स की वैल्यू होगी वो एक ही होगी इक्वेशन में। अगर डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 सॉल्यूशन होंगे एक्स के, दो आंसर आएंगे एक्स के, उनको जीरोस या रूट्स कह लो। अगर डिग्री 3 है तो 3 आंसर आएंगे, डिग्री 4 है तो 4 आंसर आएंगे, ठीक है। जितनी डिग्री जितनी हाईएस्ट पावर उतने सॉल्यूशन हमारे निकलने वाले हैं इक्वेशन से। अब ये चीज भी समझ में आ गई। इसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमें फैक्टराइजेशन सीखनी है। फैक्टराइजेशन जो है बेटा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको काम आएगा। और ये मेथड अगर आपको आ गया तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपके जो फाइनल पेपर है उसमें 4 मार्क्स तो एटलीस्ट पक्के हो जाएंगे, 4 मार्क्स तो एटलीस्ट पक्के हो जाएंगे। ये मेथड आ गया क्योंकि ये मेथड आपको बहुत सारी जगह यूज होगा। ये मेथड आपको इस चैप्टर में तो हो ही रहा है, 4th चैप्टर में भी यूज होगा, 5th चैप्टर में भी यूज होगा, इवन 7th चैप्टर जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके अंदर भी यूज होगा। बहुत सारी बार चांसेस है कि ये वाला जो मेथड है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा ये आपका मेंसुरेशन जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है उसके अंदर भी बहुत बार यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये आपको बहुत सारी जगह इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, तो इसको बहुत ध्यान से करेंगे। चलिए अब इसके बाद जो दूसरी चीज हमने स्टडी करनी है, जो दूसरा जो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है, देखो सेकंड 2.2 पे आ गए ना हम, एक्सरसाइज 2.2 पे 2 ही एक्सरसाइज बची है हमारे सिलेबस में, है ना। तो एक्सरसाइज 2.2 में हमने एक चीज देखनी है कि 2 ही तरह के क्वेश्चन है, 2 ही तरह के क्वेश्चन है। एक होगा पहला जो क्वेश्चन का टाइप है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप between them अब एक बात याद रखना कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे बेटा, जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं ना, जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, समझना मेरी बात ध्यान से, ये जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जनरल इक्वेशन होती है बेटा, कि हर तरीके से मतलब दुनिया के जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन है वो कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, दैट इज ax² + bx + c = 0। इक्वेशन है तो इक्वल टू में 0 लिया मैंने। ax² + bx + c इसकी जनरल इक्वेशन होगी, ax² + bx + c इसकी क्या होगी, जनरल इक्वेशन होगी। इस जनरल इक्वेशन में हमारा a, b और c क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। भले यहाँ पर हमें वेरिएबल्स की तरह दिखाई दे रहे हैं, a, b, c की वैल्यूज भले अननोन है, लेकिन ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और इस तरह के कांस्टेंट्स का स्पेशल नाम है, इनको हम बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, ठीक है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एक्चुअल में अपीयरेंस वाइज ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये बात समझ में आई। ऐसे कांस्टेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। इन एक्चुअल तो वो वेरिएबल है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। हर क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है जो होता तो स्टूडेंट है, लेकिन टीचर की एब्सेंस में खुद टीचर की तरह बिहेव करने लगता है। उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे जरूर कि आपकी क्लास में कौन ऐसा बच्चा है जो होता तो स्टूडेंट है लेकिन टीचर के एब्सेंस में टीचर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, ABC होगा। ABC क्या होगी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैसी वैल्यूज होती हैं, ऐसी वैल्यूज जो एक्चुअल में वेरिएबल है बट किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रही है। तो यहाँ पे ABC की कुछ ना कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये ABC लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसकी जनरल इक्वेशन ये होगी। अब आपको करना है फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके रूट्स निकालने, ठीक है। रूट्स या फिर जीरोस निकाल लेने हैं आपको उसके,
और रूट्स या जो जीरोस होंगे, जो रूट्स या जीरोस होंगे बेटा, उनको एक रूट को हम अल्फा और एक रूट को हम बीटा मान लेंगे। एक रूट को हम अल्फा और एक रूट को हम बीटा मान लेंगे। ठीक है, अब रिलेशनशिप जो है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देख लेना। जो हमारा रिलेशनशिप है दैट इज अल्फा प्लस बीटा। जो हमारा रिलेशनशिप है दैट इज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। आपको यही वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा -b/a के इक्वल आएगा और अल्फा इनटू बीटा हमारा c/a के इक्वल आएगा। अल्फा इनटू बीटा जो है हमारा -b/a के इक्वल आएगा एंड अल्फा इनटू बीटा हमारा c/a के इक्वल आएगा। इनको एज अ फार्मूला आप याद करेंगे। ये दोनों फार्मूलाज आपको वेरीफाई करने हैं। फैक्टराइजेशन करके सबसे पहले रूट्स निकालेंगे, अल्फा और बीटा आएगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों रिलेशन वेरीफाई करेंगे। हमें पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के, तभी इस क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये मैं लिखे रहने देता हूं और वहां पर राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। हम 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से ही हम स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट इज सेइंग x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें इसको फैक्टराइज करने की जरूरत है। We have to factorize it first. इसको फैक्टराइज करते हैं। जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन का मेथड नहीं आता, यहाँ देख लो, यहाँ जो इसके साथ है x² के साथ है उसको हम a बोलेंगे, जो x के साथ है उसको b बोलेंगे और जो खाली कांस्टेंट वैल्यू पड़ी है जिसके साथ x नहीं है उसको हम c बोलेंगे। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ वही हमने सीखा था। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -2 एंड c की वैल्यू क्या है -8। c की वैल्यू क्या है -8। आप a और c को मल्टीप्लाई कीजिए, आप a और c को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा -8। आपको क्या मिलेगा -8 और ये -8 को आपने फैक्टर्स में तोड़ना है। -8 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में 8 पे, 2 के टेबल में 4 पे, 3 पे आता नहीं, 4 पे आ गया है। ठीक है, दोबारा करने की जरूरत नहीं। अब हमें देखना है, हमें बनाना है -2। हमें क्या बनाना है? -2 बनाना है। हमें क्या बनाना है? -2 बनाना है। तो -2 क्या 1 और 8 को प्लस माइनस करके बन सकता है क्या? -2 जो है वो 1 और 8 को प्लस माइनस करके बन सकता है? नहीं, क्योंकि 8 + 1 तो 9 होगा और 8 - 1 तो 7 होगा। नहीं बन सकता ना। क्या 4 और 2 की मदद से बन सकता है -2? यस, 4 - 2 क्या होगा? 2 होगा। 4 - 2 क्या होगा? 2 होगा। लेकिन हमें तो नेगेटिव साइन में चाहिए, तो हम बड़े वाले को नेगेटिव लेंगे। तो हम क्या करेंगे? बड़े वाले को नेगेटिव लेंगे। क्या करेंगे बेटा? बड़े वाले को नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर हम तोड़ रहे हैं x² माइनस, ये 8 ऐसे था, x² - 4x - 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, यहाँ पर दिक्कत होती है, बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे वो ले लेंगे -2। जैसे -4 लिया, 4 - 2 क्या होता है? 2 होता है ना। लेकिन यहाँ पर बच्चे क्या ले लेते हैं? अक्सर -2 ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि -4 - 2 तो -6 हो जाएगा। हमें जब भी सब्ट्रैक्शन करवानी है तो साइंस ऑपोजिट होने जरूरी है। निशान जो है बेटा वो ऑपोजिट होंगे इंटीजर्स के। तो यहाँ पर जो गलती होती है बेटा ये होती है, हमें पॉजिटिव लेना है। अगर एक नेगेटिव ले लिया और पॉजिटिव बनाना पड़ेगा दूसरा, मतलब अगर हमें माइंड में ये चीज क्लियर है कि हमें सब्ट्रैक्शन से आंसर मिलेगा, जैसे मुझे यहाँ पे पता था मुझे 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 निकालने के लिए, तो अगर मैं एक को पॉजिटिव ले रहा हूँ मुझे दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? अगर एक को नेगेटिव ले लिया तो दूसरे को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब इसको जरा सॉल्व करो बेटा। यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो x - 4 बचेगा और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ से भी x - 4 बचेगा। अब ये x - 4 दोनों में था तो x - 4 कॉमन ले लिया और यहाँ से क्या बचा? एक x और यहाँ से बचा प्लस और यहाँ से क्या बचा? 2। तो आंसर हमारा x - 4 और x + 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब एक बार हम x - 4 को 0 के इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। और एक बार हम x + 2 को 0 के इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। तो एक वैल्यू बेटा जो x की आई थी उसको हम ले लेते हैं अल्फा और दूसरी वैल्यू को हम ले लेते हैं बीटा। एक वैल्यू जो x की आई थी उसको हम ले लेते हैं अल्फा और दूसरी वैल्यू जो आई है उसको हम ले लेते हैं बीटा। ये बात समझ में आई? ठीक है जी, ये बात भी समझ में आ गई। एक वैल्यू को अल्फा और एक वैल्यू को बीटा ले लिया। अब हमें क्या चेक करना है सर? हमें चेक करना है अल्फा प्लस बीटा।
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ए की वैल्यू जो थी हमारी 1 थी और बी की वैल्यू क्या थी -2 और सी की वैल्यू क्या थी -8, राइट। तो पहले हम एलएचएस सॉल्व करते हैं इसकी। एलएचएस सॉल्व करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चेक करते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू क्या है -2। अल्फा की वैल्यू क्या है 4 और बीटा की वैल्यू क्या है -2, राइट। तो 4 -2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये बात समझ में आई। अब हम आरएचएस चेक करते हैं इसकी। आरएचएस चेक करो -b अपॉन a, है ना। तो b की वैल्यू से पहले माइनस फॉर्मूले का ही है। b की वैल्यू क्या थी -2, तो यहां पर आ जाएगा -2 अपॉन 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे हमारा एलएचएस और आरएचएस जो है बराबर हो गया। एलएचएस और आरएचएस जो है वो हमारा बराबर हुआ कि नहीं हुआ। एलएचएस और आरएचएस जो है हमारा बराबर हो गया। इज इट इक्वल? यस इट इज इक्वल। हमारा एलएचएस और आरएचएस जो है बराबर हो गया। अब बेटा इसके बाद हमें दूसरा रिलेशन चेक करना है। ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसका एलएचएस चेक करो। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 that is -8। 4 into -2 is -8। एंड अल्फा इंटू बीटा वो आरएचएस किसके इक्वल हो जाएगा सी अपॉन ए के। आरएचएस किसके इक्वल हो जाएगा सी अपॉन ए के। सी की वैल्यू क्या थी -8, सी की वैल्यू क्या थी -8 और ए की वैल्यू क्या थी 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया। एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हेंस वेरीफाइड लिख देंगे इसको लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, सिर्फ इतना करने के हमें 3 मार्क्स मिलेंगे। इतना करने के हमें 3 मार्क्स मिलेंगे। अब बेटा इस वीडियो को पॉज करो, फिर नोट करो और मैं आगे जा रहा हूँ, उसको इरेज कर रहा हूँ यहीं से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा सेकंड पार्ट, वो क्या कह रहा है देखो बेटा। जिसने नोट नहीं किया वो बैक करके नोट कर ले। ठीक है, वो बैक करके नोट कर ले जिसने नोट नहीं किया है। जाओ दिव्यांश। ओके, तो सेकंड पार्ट जो है हमारा वो क्या कह रहा है 4s² - 4s + 1। 4s² - 4s + 1 ये हमारा सेकंड पार्ट है। अभी सेकंड पार्ट को हमें फैक्टराइज करना है। दिखाई दे रहा है बोर्ड पे 4s² - 4s + 1 ये हमें फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना है, हम 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो a और c है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं a b c की वैल्यू लिख दूं। a की वैल्यू क्या है हमारी 4 और b की वैल्यू क्या है -4 और c की वैल्यू क्या है 1। इक्वेशन क्या थी 4s² - 4s + 1 = 0, राइट। a और c को मल्टीप्लाई कर लो। 4 × 1 क्या हो गया 4 हो गया। 4 के फैक्टर लिख लो, 1 के टेबल में 4 पे और 2 के टेबल में 2 पर। अब इन दोनों की मदद से हमें बीच वाली रकम बनानी है, मिडिल टर्म बनानी है। मिडिल टर्म बनानी है, मिडिल टर्म यानी कि 4s बनाना है। 1 और 4 की मदद से प्लस माइनस करने की परमिशन है सिर्फ हमें परमिशन सिर्फ प्लस माइनस करने की होती है। तो 1 और 4 में प्लस माइनस करेंगे, या तो 5 आएगा या तो 3 आएगा। 4 तो बन ही नहीं रहा। तो 2 के केस में 2 के केस में 4 बन सकता है, लेकिन हमें 4 तो नेगेटिव बनाना है। 4 तो नेगेटिव बनाना है और 2 को ऐड करके बनेगा, है ना। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको एडिशन करवानी है तो साइन सेम होंगे, या तो दोनों माइनस लेंगे या दोनों प्लस लेंगे। अब क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए तो हमें दोनों माइनस लेने पड़ेंगे। ये बात समझ में आई। तो 4s² - 2s - 2s + 1। दोबारा सुनो, जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करवानी है बेटा तो हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेंगे। अगर हमें निशान नेगेटिव लाना है तो हम बड़े वाले को नेगेटिव और छोटे वाले को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और जब भी हमें एडिशन करवाना है तो हम साइन सेम लेंगे। साइन या तो दोनों पॉजिटिव लेंगे या तो साइन दोनों नेगेटिव लेंगे। ये बात समझ में आई। अब अगर हमारा साइन जो है हमें जो चाहिए आंसर के अंदर वो हमें नेगेटिव साइन चाहिए तो हम दोनों नेगेटिव वैल्यूज ले लेंगे। ठीक है, और अगर हमें पॉजिटिव चाहिए आंसर में तो हम दोनों पॉजिटिव ले लेंगे। इतना ध्यान रखना है आपने बस। ठीक है, अब इसके बाद देखें जरा ध्यान से, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2s कॉमन आ रहा है। 2s कॉमन आ रहा है तो ऐसे बचेगा 2s - 1 और यहां से -1 अगर कॉमन ले लूं तो बचेगा 2s - 1। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि -1 कॉमन लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, आपको ये कैसे पता चलेगा, जब भी बेटा देखो आपको ये अंदर वाला साइन ऑलमोस्ट सेम बनाना है। अगर मैं +1 कॉमन लेता हूं तो मेरा बचेगा -2s + 1, लेकिन मुझे ये नहीं बनाना।
जब भी साइन में डिफरेंस हो बेटा, हमारा +1 आ रहा हो, -1 बाहर हो, तो हम नेगेटिव साइन कॉमन लेके साइंस को इक्वल करते हैं। ठीक है, तो यहां से 2s - 1 और 2s - 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये बात समझ में आई? इसको सॉल्व करते हैं। तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। तो s की वैल्यू मेरी 1/2 आ जाएगी। इधर से भी 2s - 1 को 0 के इक्वल करा तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। तो एक वैल्यू को अल्फा ले लो, एक वैल्यू को बीटा ले लो। एक वैल्यू को आप अल्फा ले लो, एक वैल्यू को आप बीटा ले लो। अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, है ना? तो यहाँ पे LHS सॉल्व करते हैं पहले। दोनों कभी भी एक साथ नहीं सॉल्व करने बेटा। जब भी आप प्रूव करके दिखाते हैं तो आप लोग दोनों की दोनों वैल्यूज LHS और RHS प्रूव करते टाइम एक साथ सॉल्व नहीं करते। ये बात याद रखिए, आप LHS और RHS को कभी भी एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, आप LHS को अलग सॉल्व करेंगे, RHS को अलग सॉल्व करेंगे, फिर LHS को RHS के इक्वल करेंगे। लेकिन अगर कभी आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप LHS और RHS को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे LHS और RHS को सॉल्व करते टाइम आपने क्या ध्यान देना है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है? अल्फा की वैल्यू है हाफ, है ना? और बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ ठीक से लिख देता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ क्या हो गया? 2/2 दैट इज 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1। यहाँ पे -b/a की वैल्यू चेक करके देखो क्या आ रही है। -b/a, तो माइनस ऑफ, ये देखो ये वाला माइनस तो फॉर्मूला का है। b की वैल्यू क्या थी? -4, तो माइनस ऑफ -4, और a की वैल्यू क्या थी? 4। तो इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ -1, जिसका मतलब हुआ 1। तो LHS RHS के बराबर आ गया, LHS हमारा RHS के बराबर आ गया। ठीक है, अब इसका जो अगला पार्ट है अल्फा इंटू बीटा वाला, वो मैं यहाँ प्रूव करता हूँ। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/A होता है बेटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/A होता है ना? तो पहले LHS सॉल्व कर लो, इसका LHS सॉल्व कर लो, अल्फा इंटू बीटा सॉल्व कर लो। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? हाफ इंटू हाफ दैट इज 1/4। एंड C/A का वैल्यू क्या आ जाएगा? RHS लेके C तो सॉल्व कर लो। C/A, C का वैल्यू क्या है? C का वैल्यू है 1 और उसका वैल्यू है 4, A का वैल्यू है 4। तो यहाँ पे भी हमारा LHS RHS के बराबर आ गया। तो हैंस इट इज वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। अब इसके बाद आप लोग वीडियो पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट जो है हमारा दैट इज, अब थोड़ा सा पेश करेंगे 6x² - 3 - 7x। थर्ड पार्ट है हमारा 6x² - 3 - 7x। ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो बेटा इस थर्ड पार्ट में क्या दिक्कत है? इस थर्ड पार्ट में जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो जनरल इक्वेशन क्या थी बेटा? मैंने आपको बताया था जनरल इक्वेशन होती है। तो जनरल इक्वेशन क्या थी? ax² + bx + c = 0। ये जनरल इक्वेशन होती है ना? तो यहाँ पे bx बीच में तो है ही नहीं। पहले bx को बीच में लाओ, 7x को बीच में लाओ, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 6x² - 7x - 3 = 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -7, और c की वैल्यू हो जाएगी -3। अब आपको a और c को मल्टीप्लाई करना है। आप a और c को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 6 × -3, तो ये हो जाएगा -18। 18 के फैक्टर आपको निकालने हैं। आपको किसके फैक्टर निकालने हैं? 18 के फैक्टर निकालने हैं। 18 के फैक्टर कैसे निकलेंगे? 1 की टेबल में 18 पर, 2 की टेबल में 9 पर, 3 की टेबल में 6 पर, दैट इज इट। आपको बीच वाली टर्म बनानी है, दैट इज 7। क्या आप 1 और 18 से 7 बना सकते हैं? 1 + 18 19, 1 - 18 17, है ना? दोनों का डिफरेंस जो है 17 आएगा, एडिशन जो है 19 आएगा। नहीं बन रहा। क्या सेकेंड वाले से बन रहा है? 9 और 2 11, 9 - 2 7। लेकिन हमें साइन तो नेगेटिव चाहिए। हमें इक्वेशन में साइन जो है वो हमें नेगेटिव चाहिए बेटा। अब हमें साइन नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब क्या है? साइन नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब क्या है? हमें क्या करना है? हमें बड़ी वाली टर्म को नेगेटिव लेना है। और क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना था तो ऑपोजिट साइन लेने पड़ेंगे। मतलब 9x को नेगेटिव और 2x को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। राइट? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x कॉमन है। 3x हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 2x - 3। और यहाँ तो देखो बेटा एग्जैक्टली 2x - 3 कॉमन है, तो अब नेगेटिव कॉमन लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो 2x माइनस 3 हम कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू में 0 था ही, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x प्लस 1, ये बन जाएगा 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3, ठीक है, एक वैल्यू x की हो गई। दूसरा 2x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। तो एक वैल्यू को अल्फा और एक वैल्यू को बीटा लेना है, एक वैल्यू को अल्फा और एक वैल्यू को बीटा लेना है। यहाँ पे भी हम अल्फा प्लस बीटा चेक कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा 3/2 यानी कि सॉरी -1/3 प्लस 3/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस 9, तो ये हो गया है 7/6, ये हो गया है 7/6। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, है ना, तो उसको चेक कर लेते हैं। -b/a क्या आ जाएगा, -b/a क्या हो जाएगा, -b/a विल बी, b की वैल्यू क्या थी -7, तो -7/a, a का वैल्यू था 6, तो दिस इज 7/6। तो एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया, एलएचएस हमारा आरएचएस के बराबर आ गया। इसी तरह बेटा अल्फा इंटू बीटा चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो इसका एलएचएस चेक करो। एलएचएस क्या है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू देखिए क्या था -1/3 और बीटा का वैल्यू क्या था 3/2, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से 3 कैंसिल, ये -1/2 आ गया। c/a का वैल्यू चेक कीजिए, c का वैल्यू क्या था -3, a का वैल्यू क्या था 6, इसको डिवाइड कीजिए, ये भी -1/2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर हो गया, यहाँ पे भी एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया, तो इसको हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अगला पार्ट हम करने वाले हैं 4th, 5th और 6th। फटाफट से इसको खींच देंगे, अब इसको फटाफट से थोड़ा टेस्ट कर देंगे। जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट है वो नहीं करवाऊंगा मैं, सिर्फ फैक्टराइजेशन वाला पार्ट मैं इसके बाद करवाने वाला हूँ, ठीक है। वेरिफिकेशन अब आई होप आप लोगों को आ जाएगी। 4th पार्ट 4u² + 8u, ये आपको दिया हुआ है कितना, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 4u कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4u कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचेगा u + 2, तो एक बार 4u को 0 के इक्वल कीजिए, u का वैल्यू 0 आ गया। एक बार u + 2 को 0 के इक्वल कीजिए, u का वैल्यू क्या आ गया -2, u का वैल्यू क्या आ गया -2, है ना। तो एक वैल्यू को आप अल्फा ले लेंगे, एक वैल्यू को बीटा ले लेंगे और अल्फा प्लस बीटा और वो सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर a, b और c की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 4 आएगी, b की वैल्यू 8 आएगी और c की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू तो थी ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू तो थी ही नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। जो हमारा 5th पार्ट है, जो हमारा 5th पार्ट है वो भी इसी तरीके से होगा, दैट इज t² - 15, t² - 15 इज इक्वल टू 0, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो t² इज इक्वल टू 15, t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15, और जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं बेटा बाहर प्लस माइनस लगाएंगे, ये बात भी याद रख लीजिए, ये बात याद रख लीजिए, जब भी आप स्क्वायर रूट करेंगे तो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस आएगा, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा प्लस माइनस। तो t की एक वैल्यू हो गई √15 और t की दूसरी वैल्यू हो गई -15, एक वैल्यू को अल्फा ले लीजिए, एक वैल्यू को बीटा ले लीजिए। अब इसमें a b c क्या होगा सर, a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू है ही नहीं, t वैल्यू टर्म तो है ही नहीं, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -15, c की वैल्यू हो जाएगी -15। इसका भी आपने वेरिफिकेशन कर लेना है। अगर आपको इसका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं इसके ऊपर वीडियो ले आऊंगा, अगली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, है ना। ये वेरिफिकेशन आप खुद कीजिए, होमवर्क एज अ होमवर्क, ठीक है। अब तो हमने सीख लिया है। नेक्स्ट जो है बेटा, नेक्स्ट जो है 6th पार्ट वो क्या है 3x² - x - 4, तो a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है -1 और c का वैल्यू है -4, a b c का वैल्यू दिया हुआ है ना। a और c को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा -12 के फैक्टर बना लो, -12 के फैक्टर बना लो, -12 का फैक्टर क्या होगा 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4। हमें बीच में बनाना है -1, बीच में बनाना है -1, बीच में क्योंकि हमें -1 बनाना है, तो क्या हो जाएगा 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। अब इसमें कॉमन ले लो, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो 3x - 4
जो 3x माइनस 4 कॉमन चाहिए वो वहां पे वैसा का वैसा पड़ा है, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4, राइट। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 माइनस इंटू 3x माइनस 4, ये हमारे पास दो रूट्स आ गए। अब x प्लस 1 को 0 के इक्वल कीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, और 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल कीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ये दोनों वैल्यूज आ गए, ये दोनों वैल्यूज आ गए। एक वैल्यू को आप अल्फा ले लेंगे, एक वैल्यू को बीटा ले लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चेक कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बेटा जो सेकंड इक्वेशन हमारा आता है वो आता है इक्वेशन फॉर्मेशन का। तो बोलेगा फॉर्म अ पॉलिनोमियल, फॉर्म अ पॉलिनोमियल, फॉर्म अ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल फॉर्म कीजिए, लेकिन ये दो तरीके से पूछा जाता है बेटा। पहला, जब आपको सम एंड रूट्स दे दिया हो, सम एंड रूट्स जो है वो दे दिया गया है, जब आपको सम और रूट्स जो है दे दिया गया हो तब एक फॉर्मूला लगेगा। सेकेंड, जब आपको सम और रूट्स के अलावा रूट्स दे दिए हो, सम और रूट्स नहीं बेटा, सम और प्रोडक्ट दे दिया हो, यहाँ गलती हो गई। जब आपको सम और प्रोडक्ट दिया है या आपको रूट दिया है, दो तरीके से पूछता है इक्वेशन। पहला तरीका क्या है, जब सम और प्रोडक्ट जो आपकी बुक में दिया गया है। दूसरा तरीका क्या होगा, जब आपको रूट दे दिए हैं, जब आपको क्या दे दिए हैं, रूट दे दिए हैं, रूट्स। अब बेटा फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन का जो फॉर्मूला है मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फॉर्मूला है, मतलब जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया है, फर्स्ट देखो आपको जो बुक में दिया है, क्या स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, मतलब हर एक क्या दिया है, सम, पहला सम दिया है और दूसरा प्रोडक्ट दिया है। तो पहले पार्ट में आपको 1/4 -1 दिया है ना, 1/4 -1 दिया है ना, तो बेटा ये क्या दिया हुआ है, ये आपको सम दिया है और ये आपको प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। इस इक्वेशन में वैल्यू में डालो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू x प्लस 1, अच्छा 1 कितना -1 था, तो यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0 करेंगे। अब देखो बेटा ये क्या बन रहा है, x स्क्वायर माइनस x/4 -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसका हमें एलसीएम ले लेना है, यहाँ पर इसका हमें क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसका एलसीएम ऐसे होगा, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरीके से मैं एक पार्ट और करवा देता हूँ आपको इसी वीडियो के अंदर, ताकि अगली वीडियो के अंदर PYQs लाएंगे तो और डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। जैसे √2 और 1/3 दे दिया, तो ये पहला हमें सम, दूसरा और प्रोडक्ट दे दिया। फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप लोगों को एलसीएम लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। आज की वीडियो में इतना ही डिस्कवर करेंगे, ठीक है, इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके आगे के सारे क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है, बहुत आसान पार्ट है, ठीक है। अगर होते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक और वीडियो उसके बाद ले आऊंगा, ठीक है, जिसमें बाकी के सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीनवाइल, थैंक यू सो मच।